एक उनका फिर उसके बाद प्रार्थना बोलेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मदं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथ अवश्य, दोनों हाथों की हथेलियों को चेहरे पे रखेंगे, दोनों हाथों के बीच में दोनों आंखों को खोलेंगे धीरे से। प्रणाम। जी धन्यवाद मेघना मैम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, इसी भाव के साथ कि इस बार के परीक्षा में हम नेट जेआरएफ उत्तीर्ण कर लेंगे। आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। कल हम लोगों ने सूत्र क्रमांक 6 तक पढ़ लिया था। बताइए चैट बॉक्स में सब लोग टाइप करेंगे कि 6वें नंबर के सूत्र में क्या दिया गया है। यस, चित्त वृत्ति कितनी होती है हमारी चित्त की वृत्तियां? बोल करके बताएंगे। जिन लोग नहीं बोल सकते हैं चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। यस, 5 होती ठीक है। और क्या क्या नाम है हमारी वृत्तियों का? प्रमाण, पर्याय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। यस, वेरी गुड, है ना। तो चलिए स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ, बताइएगा प्रेजेंट हो रही है या नहीं। हो रही स्क्रीन प्रेजेंट? नहीं मैम, अभी तक नहीं। अच्छा, अब हो रही? यस मैम, अभी आई। ओके, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं चित्त की भूमियां, जो हम लोगों ने कल देखा था। अब इस चित्त की भूमि 5 होती है ना। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये चित्त की 5 भूमियां होती है: चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। और ये दिया गया है हमारे व्यास भाष्य के पहले अध्याय के पहले नंबर के सूत्र में। और इस अब चित्त की भूमि के बाद हम लोग पढ़ेंगे चित्त की वृत्तियों के बारे में। तो 5 हमारी वृत्तियां दी गई हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रमाण वृत्ति के बारे में, है ना। तो प्रमाण के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। किसको बोलते हैं प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाणानि। वो तो उसके टाइप्स हो गए, प्रमाण कहते। यथार्थ जिसके द्वारा प्राप्त कराने का साधन। यथार्थ ज्ञान को दिखाई। हाँ, ठीक है ना। तो जो हमको यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराता है उसी को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। और ये प्रमाण है 3 प्रकार के हैं। पहला है प्रत्यक्ष, ये 7वें नंबर के सूत्र में दिया गया है। दूसरा है अनुमान और तीसरा है आगम। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ते हैं प्रमाण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये हमारे प्रमाण है 3 टाइप के हैं। तो पहला है ये प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त होता है, जो इंद्रिय जनित ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। अनुमान प्रमाण है इंद्रिय जनित अनुभव न होकर अनुमान के आधार पर, अर्थात पहले हमने इस चीज को अनुभव कर लिया है, अब उसके बाद हम अनुमान के द्वारा जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तब उसको अनुमान प्रमाण कहा जाता है। तीसरा है आगम प्रमाण। यह शब्द प्रमाण है जो आप्त वाक्य या श्रवण द्वारा उत्पन्न होते हैं। आप्त वाक्य मतलब किसी महापुरुष ने या सिद्ध पुरुष ने कह दिया, उसको सुन करके, ठीक है, तो इत्यादि को क्या बोला जाता है? आगम प्रमाण बोला जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अप्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। तो प्रति प्लस अक्ष इन 2 शब्दों से मिलकर के बना। स्पीड हो रहा है क्या? यस मैम, यस मैम। मैडम एक सवाल पूछ लूं मैं आपसे? हेलो। हाँ ठीक है, पूछिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम से याद रखेंगे कि सारे क्वेश्चन क्लास के एंड में हैंडल करेंगे। मुझे ठीक है, अभी याद आ पूछिए रहा आप। ना सुन के।
जब हम हाँ। कह रहे हैं कि वृत्तियों का निरोध हो चुका है, अब यहाँ हम प्रत्यक्ष हम कह रहे हैं वृत्तियों का निरोध हो चुका है, योग का मतलब वृत्तियों का निरोध हो चुका है किसी की, और यहाँ हम प्रमाण वृत्ति जो है प्रत्यक्ष प्रमाण को हम वृत्ति कह रहे हैं। तो जिसकी वृत्तियों का सुन पा रही है मैडम आप मुझे? मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। हाँ, तो वृत्तियों का निरोध हो चुका है, हम प्रत्यक्ष प्रमाण को एक वृत्ति कह रहे हैं। तो जिसकी वृत्तियों का निरोध हो चुका है, जो प्रत्यक्ष किसी वस्तु को देखेगा, तो वो वृत्ति कहाँ रह गई? फिर वृत्तियों का तो निरोध हो गया। आपने मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड की थी या नहीं की थी? की थी मैडम। कौन कर पाएगा इसका आंसर? अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन किया। वृत्तियों का तो निरोध हो चुका है। कोई कर पाएगा क्या? मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, कोई कर पाएगा? मैम शायद अभी हम इसके बारे में जान रहे हैं क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है, तो इसलिए शायद ये चीजें धीरे धीरे आ रही है। आखिर ये भी कह सकते हैं मम्मी मैम कि उस योग जो जिसकी वृत्ति का निरोध हुआ है, आखिर उसकी कौन सी वृत्तियों का निरोध हुआ है, हमें उस वृत्तियों को भी तो जानना है। एग्जैक्टली निष्ठा गुप्ता जी, वेरी गुड, है ना? नहीं, वृत्ति का तो पूरी तरह से निरोध हो चुका है ना, वृत्ति रही नहीं है। निरोध कहाँ पे हुआ है? ये तो वृत्ति बताई जा रही है। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं सबके जो म्यूट बोल पा रहे हैं ना, बंद कर दूंगी मैं। पहले मैं कह रही हूँ, सुन लीजिए। सवाल कोई समझ नहीं पाया। हाँ जी, मैं मैडम सवाल कुछ और कर रहा हूँ। जवाब मैं एक बार फिर से सवाल करता हूँ। मैं कह रहा हूँ सपोज मेरी वृत्तियों का निरोध हो चुका है, ठीक है, वृत्ति रही नहीं कोई अब, लेकिन अगर मुझे कोई वस्तु दिखती है प्रत्यक्ष, मैं देख रहा हूँ, तो जो प्रत्यक्ष जो मैं देख रहा हूँ वो तो वृत्ति है ना फिर भी। आप मेरी बात सुनेंगे? हाँ, मैं बोलूं? जी। हाँ, अब पहले एक बार सब लोग सुन लीजिए, है ना? आप मुझे ये बताइए, दूसरे नंबर के सूत्र में जब दिया है चित्त की वृत्तियों का निरोध है, क्या बोलते हैं, योग है करके, तो क्या उस सूत्र में बताया गया है क्या कि चित्त की वृत्तियां क्या है? निष्ठा मैम ने जो आंसर किया आपने सुना है ना? तो सिर्फ क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है। निष्ठा मैम ने एक परफेक्ट आंसर किया है कि चित्त की वृत्तियां क्या है। हम लोग योग सूत्र में जब पढ़ना चालू करते हैं, तब मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक सूत्र है वो दूसरे सूत्र से क्या है, रिलेटेड है। अब पहले ही सूत्र में आप देखिए, उसमें क्या बोला है, योग शास्त्र का हम आरंभ करते हैं। तो अब योग शास्त्र का आरंभ कर रहे हैं, तो योग है क्या, इसी चीज को सबसे पहले जानना है। इसी कारण से दूसरे नंबर के सूत्र में बताया गया है कि योग क्या है, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध है योग। तो अब योग करेंगे तो क्यों करें हम योग, उसका एडवांटेज बताया गया है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, वो नहीं कर रहता है, अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ रहता है, तब उसके बारे में बताया गया। फिर उसके बारे में बताया गया है ना कि चित्त की वृत्तियां एग्जैक्टली हैं क्या, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो क्लासेस को जब पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जा करके भी आप एक बार क्लास में पढ़िए, घर में पढ़िए। मैंने आपको बुक भेजी है पतंजल योग प्रदीप, आप उसको भी पढ़िए, और दूसरा कोई आंसर कर रहा है तो उसको सुनिए। और एक चीज और क्लास में सब लोग याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन क्लास के एंड में हैंडल करेंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी होती है और बाकी दूसरे बच्चे भी सुनते हैं। तो आपके कारण जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं उनको डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। क्लासेस बहुत लंबी चली जाती है, ठीक है? मैडम, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला? नहीं, मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, बुरा मत मानिए। मैं सुनिए, एक थोड़ा मैं 2 सेकंड दीजिए बस। मैडम, मैं वेदांत में डिप्लोमा कर चुका हूँ, ऋषिकेश में कई सालों तक रहा हूँ। मैंने स्वर्गाश्रम ट्रस्ट में साधना की है। इस सवाल का जवाब मुझे मिला नहीं, इसलिए पूछ रहा था। अच्छा, ठीक है। और एक चीज और मैं याद रखिए, वेदांत पढ़ के आया हूँ की पर्पज से। हाँ, ठीक है सर, मैं समझ रही हूँ। और इस चीज को भी याद रखेंगे कि हम लोग यहाँ एग्जाम का तैयारी करने बैठे हैं, है ना? बाहरी डिस्कशन का प्लेटफॉर्म नहीं है ये। और इन सब मैटर्स पे आफ्टर क्लास हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? जो समय मिलता है आप उसमें ये सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, है ना? तो अब हम लोग आते हैं, तो हमारा है 3 प्रमाण, है ना? हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो अब प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रति प्लस अक्ष, इन 2 शब्दों से मिलकर के बना है हमारा प्रत्यक्ष। तो अक्ष मतलब क्या है, संस्कृत में आंख को ही अक्ष बोला जाता है।
तो आंख के सामने उत्पन्न वृत्ति क्या है? प्रत्यक्ष वृत्ति है। तो हमारा चित्त इंद्रियों के संपर्क में आकर जो ज्ञान प्राप्त करता है उसे क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति कहते हैं। अब इसमें आप लोग ऐसा समझेंगे कि आंख के द्वारा प्राप्त हो रहा है तो सिर्फ देख रहे हैं वही नहीं, इसके अलावा भी हमारी और क्या है? इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं हमारी? पंच ज्ञान इंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां। यस, वेरी गुड। कौन कौन सी है? नेत्र, हाँ, कर्ण, यस, जिह्वा, ओके। रस, हाथ को मतलब त्वचा, नहीं नहीं नहीं, त्वचा, यस। त्वक, और एक और, हाँ यस, ठीक है। तो आंख, फिर उसके बाद संस्कृत में बोलते हैं ना, चक्षु, नासिका भूल रही हूँ। नासिका, यस, घ्राणेन्द्रीय, नासिका को क्या है? घ्राणेन्द्रीय बोला जाता है। फिर श्रवणेन्द्रीय अर्थात कान, ठीक है। त्वचा यानी कि स्पर्शेंद्रीय। तो इस प्रकार से 5 क्या है हमारी? ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इसके द्वारा जो हमको ज्ञान बोला जाता है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है, मैंने गुलाब जामुन खाया, ठीक है, तो गुलाब जामुन कैसा है? मीठा है। तो इसका क्या बोलते हैं? ज्ञान मुझे किसके द्वारा हुआ? जीवा के द्वारा उसके स्वाद का ज्ञान हुआ। तो ये क्या कहलाएगा अब? प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, आया समझ में? बांसुरी, मैम। हाँ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है अनुमान प्रमाण, है ना। तो अनुमान अर्थात किसी अन्य के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। तो अनुमान प्रमाण वह है जब वस्तुओं का ज्ञान इंद्रियगत अनुभव ना होकर अनुमान के आधार पर हो। अर्थात पहले हमने क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर लिया। अब उसके बाद जब अनुमान प्रमाण का ज्ञान हमको जब प्राप्त होता है तो वो इंद्रिय के द्वारा नहीं होता, इसके पूर्व हमने जो अपना अनुभव किया होता है इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होते हैं। अब उसके बाद पहले वाले में हमने देख लिया कि हमने क्या है? गुलाब जामुन खाया। तो गुलाब जामुन कैसा था? कैसा था जी? मीठा, मीठा। हाँ, मीठा था, ठीक है। अब उसके बाद अब हलवाई के दुकान के पास से आप गुजर रहे हैं, ठीक है। अब वहां आप लोग फिर से देखेंगे गुलाब जामुन। अब इस समय आपने क्या है? गुलाब जामुन नहीं खाया, आपके जिह्वा, आपकी इंद्रिय के संपर्क में वो क्या बोलते हैं? गुलाब जामुन नहीं आया। लेकिन इसके बाद भी आप क्या बताएंगे कि ये गुलाब जामुन कैसा होगा? मीठा ही होगा। मीठा होगा, ठीक है। तो ये क्या है? हमने अपने अनुमान के आधार पे बताया है ना, कि पहले हमने उस विषय का अनुभव कर लिया है, लेकिन अब हम क्या है? अपने अनुभव के आधार पर अनुमान लगाते हैं। तो इसके द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको क्या बोला जाता है? अनुमान क्या बोला प्रमाण। जाता है? यस, ठीक है। और इसमें अब एक देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया है, बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना। जैसे यह बारिश का ही दिन है ना, थोड़े काले काले बादल दिखते हैं तो हम लोग क्या है? अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ वर्षा होने वाली है। क्यों? क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जब जब बादल काले हुए हैं तब तब क्या है? बारिश हुई है। तो इसी तरह जो अनुमान के आधार पे क्या है? जो ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको बोला जाता है अनुमान प्रमाण। आया समझ में? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब फिर से क्या है? ये अनुमान प्रमाण है वो कितने प्रकार का होता है? पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतोदृष्ट। तो अब पहला हम लोग देखते हैं पूर्ववत प्रमाण, है ना। तो पूर्ववत प्रमाण वह है, एक मिनट, इसमें हाइलाइटर, यस, है ना। पूर्ववत प्रमाण वह है जहां कारण को देखकर कार्य का अनुमान हो। यदि काले बादल और आकाश विद्युत को देखकर तथा बादलों की गड़गड़ाहट को देखकर भविष्य में होने वाली वर्षा का अनुमान होता है, जो कि वर्तमान में इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है, इस प्रकार के अनुमान को पूर्ववत या पूर्ववत उत्पन्न होने वाला ज्ञान कहा जाएगा। देखिए, पहले में हमने क्या है? जो विषय अनुभव किया है उसके आधार पे हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तब उसी को क्या है? पूर्ववत अनुमान कहा जाता है। जैसे कि ये देखिए, बादलों की गड़गड़ाहट, मतलब बादल जब जब गड़गड़ाता है तब तब क्या है? बारिश हुई ही है ना, वर्षा होने वाली है, इस तरह का होता है। तो इसके द्वारा हमने पहले जो अनुभव किया है उसके आधार पर अभी जब अनुमान ज्ञान मतलब ज्ञान प्राप्त करते हैं तब उसी को क्या बोला जाता है? पूर्ववत अनुमान कहा जाता है। और फिर उसके बाद है दूसरा, शेषवत अनुमान। दूसरा ये शेषवत अनुमान। तो जब किसी कार्य को देखकर उसके कारण का अनुमान लगाया जाता है
तब उसे शेषवत अनुमान कहा जाता है। जैसे कि ये नदी के मटमैले जल को देखकर, बढ़े हुए जल स्तर को देखकर उसके कारण रूप पर्वतों पर हुई वर्षा का अनुमान लगाया जाता है। यह वर्षा 1-2 दिन पहले हो चुकी होती है, जो कि इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है, परंतु उसका ज्ञान परिणाम को देखकर वर्तमान में लगाया जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं? शेषवत अनुमान कहते हैं। मतलब जो चीजें बची हुई है उसके आधार पर हम अनुमान मतलब ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब उसी को क्या बोला जाता है? शेषवत अनुमान। जैसे कि अब मैं जाऊंगी, सपोज आज मैं रायपुर जाती हूँ, ठीक है, मैं कल रायपुर नहीं गई। अब उसके बाद मैं देख रही हूँ वहां पर बहुत ज्यादा क्या है? कीचड़ है ना। तो अब इससे मैं क्या अनुमान लगाऊंगी कि पक्का 1-2 दिन पहले यहाँ बारिश हुआ था, तो इसी के कारण से क्या है? यह कीचड़ है। तो मैंने जो बारिश हुई थी वो मेरे इंद्रियों के द्वारा क्या ग्राह्य? क्या मैंने अपने आंखों से देखी वो बारिश? नहीं देखी, लेकिन उसके आधार मतलब उसके बाद भी मैं कह पा रही हूँ कि पक्का 2 दिन पहले यहाँ बारिश हुआ होगा, तभी इस कारण से क्या है? यहाँ कीचड़ है। तो इसी को क्या बोला जाता है? शेषवत अनुमान बोला जाता है। और उसके बाद शेषवत अनुमान का उदाहरण जैसे कि सीआईडी और ये सब मतलब सीबीआई जितने भी हैं इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी केस का, तो वो मर्डर करते हुए देखते हैं क्या? किसी को नहीं देखते, लेकिन वहां पर कुछ साक्ष्य छूटे रहते हैं, है ना कुछ क्लू जो मर्डर करने वाला है वो छोड़ा रहता है। तो उसी को देख करके क्या है? वो अनुमान लगाते हैं कि हाँ इस तरह का क्या है? केस हुआ होगा, तब इसको क्या बोलते हैं हम? शेषवत अनुमान। आया आप सभी को समझ में? यस और नो? ओके, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा प्रमाण है हमारा सामान्यतः दृष्ट या सामान्यतो दृष्ट। तो सामान्यतः दृष्ट का तात्पर्य यह है कि जब किसी कार्य के कारण को अनेकों बार देखकर उसका ज्ञान किया जाता है, जो सामान्य रूप से देखा गया हो परंतु विशेष रूप से न देखा गया हो, वह क्या है? सामान्यतः दृष्ट कहलाती है। जैसे कि मिट्टी के बने घड़े को देखकर हम उसके बनाने वाले का अनुमान लगा लेते हैं कि यह वस्तु क्या है? पक्का कुम्हार ने बनाई होगी। तो सामान्यतः दृश्य का क्या है? जो अनेकों बार देखकर उसका ज्ञान किया जाता है। मतलब जनरली हम जिन चीजों को देख रहे हैं, जैसे कि मिट्टी का क्या है? हमको घड़ा दिखा, तो मिट्टी का घड़ा अपने आप से तो नहीं आ गया होगा, पक्का उसको क्या है? कोई ना कोई बनाने वाला होगा। तो मिट्टी का घड़ा अब बनाता कौन है? कुम्हार बनाता है ना। तो इसी तरह का जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सामान्यतः दृष्ट। जैसे कि ये दूसरा, अब लोहे से निर्मित वस्तु को देखकर हम क्या है? अनुमान लगा लेते हैं कि यह वस्तु क्या है? लोहार ने बनाई होगी। अब बताइए, लोहे का सामान दूसरा कोई और बनाएगा क्या? लोहार का काम क्या कुम्हार करेगा, या कुम्हार का काम लोहार करेगा? नहीं करेगा, है ना। तो लोहार से निर्मित वस्तु को देखकर मतलब इसको बनाने वाला कौन है? लोहार है। तो ये क्या है? एकदम जनरल मतलब सामान्य बात है। तो इसी को क्या बोलते हैं? सामान्यतः दृष्ट अनुमान प्रमाण। आया आप सभी को समझ में? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने पहला क्या देख लिया? प्रत्यक्ष। फिर उसके बाद दूसरा अनुमान। अब तीसरा प्रमाण हमारा कौन सा है? आगम। तीसरा प्रमाण कौन सा है? यस, वेरी गुड, आगम प्रमाण। तो आगम प्रमाण क्या है? आगम प्रमाण वह ज्ञान है जो प्रत्यक्ष अथवा अनुभव अनुमान के आधार पर न होकर विद्वानों द्वारा या ज्ञानियों द्वारा कहे गए वचन तथा शास्त्रों के वचनों के आधार पर होता है। जैसे वेद शास्त्र महापुरुषों के वचनों को क्या है? आगम प्रमाण कहते हैं। जब किसी वस्तु अथवा तत्व के ज्ञान का कारण न तो इंद्रियां हो और ना ही उसका अनुमान किया जाए, अर्थात हमको न ही इंद्रियों के द्वारा किससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा। और उसके बाद दूसरा है अनुमान के आधार पर हमको किससे ज्ञान प्राप्त होता है? अनुमान प्रमाण के द्वारा। लेकिन अब इन दोनों के द्वारा ना होकर के हम किसको मानेंगे? अब विद्वानों या ज्ञानियों द्वारा जो कहे गए वचन है या फिर जो शास्त्रों के वचन है। जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में बोला गया है जो भी और रामायण है हमारे, तो इन सब को क्या है हम लोग? एक मिनट, है ना, बाहर कोई है, मैं
अभी भी आ रही है क्या बाहर से आवाज? यस मैम, आ रही है। ठीक है ना, बोल देती हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ पर आए थे? ये हाँ। तो अब क्या है, हमको ना ही प्रत्यक्ष के द्वारा और ना ही अनुमान के आधार पर हमको ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि अब हम विद्वानों या ज्ञानियों के द्वारा जो वचन कह दिया गया है, जैसे कि अब हाँ, महर्षि व्यास जी ने क्या बोलते हैं, कह दिया कि योग की परिभाषा क्या है, योगः समाधि, सॉरी वशिष्ठ ने कहा है ना, वशिष्ठ ने, है ना, वशिष्ठ ने कहा है ना, वशिष्ठ ने कहा है कि व्यास ने कहा है? बताइए आप लोग, मैं कंफ्यूज हो गई। व्यास जी ने कहा व्यास है। व्यास 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 जी आचार्य। ने कहा कंफर्म योग। कीजिए। व्यासदास्य ने। मैम प्लीज वापस पूछिए ना, मेरा नेटवर्क चला गया था। मैं ये पूछ रही हूँ कि योगा समाधि किसने दिया है ये परिभाषा, व्यास जी ने कि महर्षि वशिष्ठ ने? महर्षि वशिष्ठ ने आपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था मैम। मुझे भी ऐसा याद आ रहा है कि व्यास महर्षि जी ने वशिष्ठ दिया। ने। व्यास जी ने युद्ध समाधो कहा मैडम। ठीक है, आप लोग कल कंफर्म करके बताइएगा, है ना। आज आगे मैम बढ़ते हैं। लिखा हुआ। हाँ, तो जैसे कि कोई दूसरा चीज लेते हैं हम लोग, किसी महापुरुष ने कुछ भी बात कह दिया, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने कुछ बात कहा है, तो वो क्या है, एक विद्वान और ज्ञानी पुरुष है, तो उनके कहे गए बात को हम लोग क्या है, प्रमाण मानते हैं। और फिर उसके बाद जैसे कि भगवान श्री कृष्ण है, वो भी क्या है, एक ज्ञानी या विद्वान पुरुष है। तो उन्होंने अब जो भी कहा, जैसे कि उन्होंने कह दिया कि योगः कर्मसु कौशलम, उन्हीं का वचन है ना ये, योगः कर्मसु कौशलम, तो कर्मों में ही कुशलता क्या है, योग है। तो ये क्या बन गया, एक हमारे लिए आधार बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, शास्त्र इत्यादि है। तो प्राचीन शास्त्रों में जो भी कहा गया है, जैसे कि ये अब हम लोग क्या है, पतंजल योग सूत्र पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा एक शास्त्र है। अब इसमें बता दिया गया है कि जो हमारा प्रमाण है वो 3 प्रकार का है। तब हम लोग अब इसी को वो मान के चल रहे हैं कि प्रमाण क्या है, केवल 3 ही प्रकार का है महर्षि पतंजलि के अनुसार। तो इसी को क्या बोला जाता है, आगम प्रमाण। किसी महापुरुष और या फिर शास्त्रों के वचन को जब हम आधार मान के ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब उसी को क्या बोला जाता है, आगम प्रमाण कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे 3 प्रकार के प्रमाण हुए, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। और अनुमान प्रमाण को पुनः 3 भाग में बांटा गया है ना। कौन कौन सा है हमारा, बोलिए। पूर्ववत, शेषवत और और सामान्य। सामान्य तो दृष्टि, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट है ना। कहाँ गया ये? कौन से पेज नंबर पे दिया है? ठीक, हाँ, ये हमने प्रमाण तक पढ़ लिया। अब उसके बाद प्रमाण के बाद हमारा दूसरा वृत्ति कौन सा है, विपर्य। ठीक है। तो प्रमाण वृत्ति के भेद बतलाकर अब विपर्य वृत्ति के लक्षण बतलाते हैं। तो विपर्य वृत्ति के बारे में 8वें नंबर के सूत्र में कहा गया है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठम। ठीक है, कैसे करेंगे इसका, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तदरूप प्रतिष्ठम। तो अब इसका आप संधि विक्षेप करते हैं, ठीक है। तो विपर्ययो का अर्थ हो गया विपर्य से, मिथ्या ज्ञानम अर्थात क्या है, झूठा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और उसके बाद अतद्रूप अर्थात तद्रूप मतलब क्या है, उसके जैसा। लेकिन अतद्रूप मतलब क्या है, जो नहीं है उसके जैसा, ठीक है। तो जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान क्या है, विपर्य है। जैसे कि किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, यह विपरीत ज्ञान ही क्या है, विपर्य वृत्ति है। जैसे सीप में चांदी की प्रतीति, सीप मतलब समझते हैं, वो समुद्र के किनारे जो रहता है, जिसमें से क्या है, मोती निकलती है। स्नेल वगैरह जैसे रहते हैं ना, शंख वगैरह जैसे रहता है, उसी टाइप का क्या है, एक सीप होता है।
तो उसमें से क्या है वो एकदम चमकदार रहते हैं। तो उस सीप में क्या है वो जो पानी का बूंद रहता है जो चमकता है, उसी को हम लोग क्या है चांदी समझ लेते हैं। 1 मिनट फिर लोग सॉरी है ना, लेट्स कंटिन्यू। कहाँ पर आए थे, है ना। तो अब कोई भी वस्तु है तो हम अब उसके वास्तविक स्वरूप को ना समझ के क्या है हम लोग उसको दूसरा कुछ दूसरा ही समझ लेते हैं। तो ऐसा ही ज्ञान क्या कहलाता है हमारा, विपर्य कहलाता है। ठीक है। जैसे कि जो रस्सी होती है ना, आपने उसका उदाहरण सुना होगा। क्या नाम है जी, रामायण जिन्होंने लिखा है, रामचरितमानस, तुलसीदास, है ना। एक मिनट, वॉइस मेरी, हाँ वेरी गुड। कहाँ गया ये। तो तुलसीदास जी क्या थे, मतलब उनकी पत्नी का क्या नाम था, तुलसीदास की पत्नी का, बोलो ना जी। नहीं पता मैम। है, रत्नावली नाम था क्या, इतने बड़े क्लास में कैसे किसी को नहीं पता है। रत्ना नाम था। Yes, ma'am. हाँ रत्नावली राम। हाँ ठीक है, Yes. रत्नावली थी उनकी पत्नी, है ना। हाँ तो जी, अब हाँ वो हाँ क्या है, तुलसीदास जी अपनी पत्नी से क्या है बहुत प्रेम करते थे। तो वो क्या है अब उनको छोड़ के मतलब अपनी मायके गई, जैसे भी गई हो घूमने के लिए या फिर नाराज होके, जैसा भी है। तो वो अपने क्या है मायके गई। अब वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करती थी, है ना। तो वो उसके बिना रह नहीं पाते हैं। तो वो क्या है मतलब एकदम बारिश होते रहता है, लेकिन उसके बाद भी क्या है तुलसीदास जी हैं वो अपनी पत्नी के पास पहुंच जाते हैं। अब देखिए बारिश हो रही है तो एकदम बाढ़ सा आया रहता है। तो उसमें क्या है, अब बारिश में एक शव आते रहता है ना। तो वो उसको क्या है नाव समझ लेते हैं और उसी में बैठ करके वो पार करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद अब घर के अंदर रहता है तो वो रात को पहुंचते हैं। तो क्या है दीवार बहुत बड़ी रहती है ना, और दीवार मतलब दरवाजा बंद है। तो अब अंदर जाए कैसे, है ना। तो एक सांप लटकता रहता है और वो उस सांप को क्या समझ लेते हैं, रस्सी समझ लेते हैं, और उसी को पकड़ के क्या है वो अंदर चले जाते हैं। तो यही क्या कहलाता है हमारा विपर्य वृत्ति। मतलब वो शव था, एक्चुअल में वो नाव नहीं था, है ना। तो वो उस शव को क्या समझ रहे हैं, नाव समझ रहे हैं। तो जो वस्तु है उसके विपरीत ही उसको समझना, ये क्या कहलाता है, विपर्य ज्ञान कहलाता है। जो सांप है उसको क्या है रस्सी समझ लिए, तो ये क्या है उसको हम लोग विपरीत वस्तु समझ ले, है ना। मतलब वस्तु के असली स्वरूप को, सांप को सांप ना समझकर हम क्या है उसे दूसरी वस्तु क्या समझ लिए, रस्सी समझ लिए। तो यही क्या कहलाता है, विपर्य वृत्ति। आया समझ में, यस और नो। यस मैम। ओके, अब उसके यस बाद विपर्य के बाद तीसरा वृत्ति क्या आता है हमारा, विकल्प। यस ठीक है। तीसरी वृत्ति क्या है हमारी, विकल्प वृत्ति। तो अब विकल्प वृत्ति के लक्षण बतलाते हैं। तो शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, अर्थात शब्द, ठीक है, ज्ञानानुपाती, तो शब्द जनित, ज्ञान का अर्थ क्या है जनित, ठीक है। तो शब्द जनित ज्ञान के आधार, सॉरी अनुपाती मतलब जनित होता है ना। तो शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला वस्तु शून्य, अर्थात जिसका विषय वास्तव में नहीं है, वो वस्तु ही नहीं है, ठीक है। तो वही क्या है, वह विकल्प है। तो शब्द जनित ज्ञान के आधार पर जो वस्तु वास्तव में है ही नहीं उसकी कल्पना करना, ये क्या कहलाता है, विकल्प वृत्ति कहलाता है। जैसे कि मैंने कह दिया बंध्या पुत्र, बंध्या का अर्थ क्या होता है, बांझ होता है, ठीक है। और उसके बाद पुत्र मतलब उसका बेटा, बांझ का बेटा। तो अब शब्द जनित क्या हुआ, ज्ञान, मैंने बोल दिया बांझ का बेटा। तो अब आप लोग एक ऐसी स्त्री की कल्पना करेंगे जो क्या है बांझ है और उसका क्या है एक बेटा। तो शब्द जनित ज्ञान के आधार पर जो वस्तु है ही नहीं उसकी क्या है हम कल्पना कर लेते हैं, तब इसको बोलते हैं विकल्प। अब आप मुझे एक चीज बताइए, बांझ कहते किसको है, किसको कहते हैं, जिनका बच्चा बोला नहीं ना? जिनको हाँ, कोई ठीक है, हाँ जिसकी कोई संतान नहीं होती। अब जो स्त्री क्या है मतलब जिस स्त्री का संतान ही नहीं है उसको बोला जाता है बांझ।
लेकिन हमने यहाँ पर कह दिया बंधा पुत्र, मतलब आपने उसके एक बेटे की कल्पना कर ली, है ना। तो ये क्या है, मैंने केवल जो शब्द कहा उसी के आधार पर जो वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई स्त्री बांझ है तो उसका बेटा हो ही नहीं सकता, और अगर उसका बेटा है तो वो स्त्री बांझ नहीं कहलाएगी। तो ठीक है, तो इसी प्रकार जो वस्तु जिसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, उस वस्तु की क्या है, हम केवल शब्द सुन करके ही क्या है कल्पना कर लेते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, विकल्प बोला जाता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं बचपन में, जब हम लोग छोटे छोटे थे, है ना, तो परियों के बारे में हम लोगों को बोला जाता है। अब बताइए, एक्चुअल में परियां मतलब है क्या, हम लोगों ने देखा है क्या कि वो ऐसी होती है, ऐसे ऐसे दिखती है, नहीं है। लेकिन पर भी क्या है, केवल हमको बताया गया है उसके बारे में, और हम लोग क्या है, जो चीज है ही नहीं, जो वस्तु है ही नहीं, उसकी क्या है हम लोग कल्पना कर लेते हैं। आया समझ में? यस मैम। ओके, ठीक है। तो यह भी यदि वैराग्य की वृद्धि में हेतु, योग साधनों में श्रद्धा और उत्साह बढ़ाने वाली हो तथा आत्मज्ञान में सहायक हो तो अक्लिष्ट है, अन्यथा क्या है, क्लिष्ट है। तो अब जितने भी प्रकार की हम लोग वृत्तियां पढ़ रहे हैं, इससे भी पहले हमने प्रमाण विपर्य पढ़ा है ना, और स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा कि ये दो प्रकार की होती है, एक अक्लिष्ट होती है और दूसरी क्लिष्ट होती है। तो अगर ये योग साधना में श्रद्धा, उत्साह और आत्मज्ञान में सहायक हो तो ये सारी वृत्तियां क्या है, अक्लिष्ट है, और ये इसके विपरीत कार्य करती है, तब ये वृत्ति क्या हो जाती है, क्लिष्ट वृत्ति हो जाती है। अब बताइए, विकल्प के बाद चौथी वृत्ति कौन सी आती है हमारी, निद्रा। ओके, वेरी गुड, है ना। तो अब निद्रा वृत्ति के लक्षण बतलाते हैं 10वें नंबर के सूत्र में। तो अभाव प्रत्यया लंबना वृत्ति निद्रा, कैसे पढ़ेंगे इसको, अभाव प्रत्यया लंबना वृत्ति निद्रा। अभाव अर्थात क्या है, जो चीज, मतलब अभाव के ज्ञान का, प्रत्यय का अर्थ क्या है, ज्ञान, इस वर्ड को आप लोग याद रखेंगे, है ना। प्रत्यय जहां भी आएगा उसका अर्थ होता है ज्ञान। फिर उसके बाद यहाँ पर आलंबन शब्द है, ठीक है। तो अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली जो वृत्ति होती है उसी को क्या बोला जाता है, निद्रा। तो व्याख्या पढ़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब टफ टाइप का लगता है, मुझे लगता है। तो जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र ज्ञान के अभाव की प्रतीति रहती है, वह ज्ञान के अभाव का ज्ञान जिस चित्त वृत्ति के आश्रित रहता है वही क्या कहलाती है, निद्रा वृत्ति कहलाती है। अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए बोला क्या गया है, जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, ठीक है। अब जब हम लोग, निद्रा का मतलब क्या है, आप लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं, सोने से, है ना। तो जिस समय हम लोग सोए रहते हैं तो उस समय हमको किसी भी विषय का ज्ञान रहता है क्या, रहता है, नहीं नहीं मैम। रहता। बाकी चीजों से क्या है, हम लोग कट चुके हुए होते हैं, है ना। तो जिस समय किसी भी विषय का ज्ञान नहीं रहता, केवल मात्र ज्ञान के अभाव की ही प्रतीति रहती है, मतलब उस समय क्या है, ज्ञान का अभाव रहता है। तो वह ज्ञान के अभाव का ज्ञान, मतलब कि ये चीज नहीं है, इस चीज का ज्ञान जब हमको रहता है, मतलब ज्ञान हमारे पास नहीं है, इस चीज का ज्ञान हमको रहता है, और यह जिस चित्त वृत्ति के आश्रित रहता है तो वही वृत्ति क्या कहलाती है, निद्रा वृत्ति कहलाती है। जैसे कि हाँ ठीक है, ये नीचे पढ़ लेते हैं। निद्रा भी चित्त की वृत्ति विशेष है, तभी तो मनुष्य गाढ़ निद्रा से उठकर कहता है कि मुझे आज ऐसी गाढ़ निद्रा आई जिसमें किसी बात की कोई खबर नहीं रही। इस स्मृति वृत्ति से ही यह सिद्ध होता है कि निद्रा भी एक वृत्ति है, नहीं तो जगने पर उसकी स्मृति कैसे होती, ठीक है। मतलब जब हम लोग सोए रहते हैं और सपना देखते हैं तो हमको ये तो याद रहता है कि हमने सपना देखा है, लेकिन क्या सपना देखे हैं ये याद रहता है क्या, नहीं रहता है। तो ये चीज किसके कारण होता है, हमारी निद्रा वृत्ति के द्वारा। तो अभाव के ज्ञान का अवलंबन कराने वाली जो वृत्ति होती है उसी को क्या बोला जाता है, निद्रा वृत्ति कहा जाता है। आया समझ में? यस मैम। हाँ ठीक है। अब इसमें भी देखिए, निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती है, ठीक है। तो जिस निद्रा से जगने पर साधक के मन और इंद्रियों में सात्विक भाव भर जाता है, आलस्य का नामो निशान नहीं रहता, तथा जो योग साधन में
उपयोगी और आवश्यक मानी गई है, तब क्या है, यह अक्लिष्ट है। ठीक है, अब हम लोग सो करके उठ रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश, हाँ ठीक है, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, ऐसा भाव जब हमारे मन में आ रहा है, तब ये क्या है, अक्लिष्ट वृत्ति है। लेकिन जैसे ही अब हम लोग सो करके उठ रहे हैं और उल्टा हाथ पैर सिर दर्द कर रहा है, तो बाकी काम हम कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से क्या है, अब ये हम योग साधना करेंगे तो उसमें क्या है, ये बाधक बनेगी, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगी, क्लिष्ट निद्रा वृत्ति। आया समझ में? यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब बताइए हमारे 5वें नंबर की वृत्ति कौन सी है? स्मृति। यस, स्मृति वृत्ति है ना। तो 11वें नंबर के सूत्र में अब बताते हैं स्मृति वृत्ति। तो अनुभूत विषया संप्रमोशः स्मृति है। ठीक है, तो अनुभूत मतलब क्या, अनुभव। ठीक है, विषय का अर्थ विषय, और असंप्रमोशः अर्थात वस्तु का न छिपना, प्रकट हो जाना। ठीक है, संप्रमोशः मतलब वस्तु का छिपा रहना, और असंप्रमोशः अर्थात विषय का न छिपना, प्रकट हो जाना, ये क्या कहलाता है, स्मृति वृत्ति कहलाता है। अर्थात अनुभव किए हुए विषय का न छिपना, प्रकट हो जाना स्मृति है। जैसे कि प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा, ये 4 प्रकार की वृत्तियों द्वारा अनुभव में आए हुए विषयों के जो संस्कार हैं वो चित्त में पड़े हैं, उनका पुनः किसी निमित्त को पाकर स्फुरित हो जाना, प्रकट हो जाना ही क्या कहलाता है, स्मृति वृत्ति कहलाता है। अब ये जो हमारे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प और निद्रा, ये ऊपर में हमने जो 4 प्रकार की वृत्तियां पढ़ी, अब इस वृत्तियों के द्वारा क्या है, हमको अलग अलग विषयों का क्या है, अनुभव हुआ है। अब ये अनुभव हुआ है तो कहीं ना कहीं पर तो वो चीजें स्टोर रहेंगी ना, तो चित्त में क्या है, अब उसका संस्कार बीज रूप में पड़ा रहेगा। लेकिन अब पहले हमने अनुभव कर लिया, अब जैसे ही वही सिचुएशन दोबारा हमारे सामने आएंगी, है ना, तो उसके कारण जो पहले जो हमारे जो संस्कार दबे हुए हैं वो किसी निमित्त को पा करके दोबारा से आ जाएंगे, तब उसको क्या बोलते हैं, स्मृति वृत्ति कहते हैं। जैसे कि मैं हाँ मेला गई घूमने, ठीक है, अब उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ मेला, लेकिन इस बार मैं क्या है, मेले में देखूंगी झूला, तो अब उस झूला को देखते ही मेरे को बचपन में याद आएगा कि हाँ बचपन में भी मैं इस झूले में झूली थी। तो अब निमित्त क्या हो गया, वो मेला। ठीक है, अब उस मेले को देख करके मुझे क्या है, याद आया कि मैंने बचपन में झूला झूला था। तो पुनः अर्थात क्या है, किसी निमित्त, किसी आश्रय को पा करके जो चित्त में जो पहले के जो संस्कार हैं उसका प्रकट हो जाना, यही क्या कहलाता है, स्मृति वृत्ति कहलाता है। एक मिनट, इसका यहाँ पर से और देखते हैं, इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये है ना। हम्म, ठीक है, अब ये स्मृति वृत्ति भी क्या है, 2 प्रकार की होती है। पहली है भावित स्मृति और दूसरा है अभावित स्मृति। तो जिस स्मृति का विषय कल्पित या फिर अयथार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भावित स्मृति कहते हैं। अब हम लोग क्या कहाँ गए थे, अभी हम लोग मेला गए हैं, ठीक है। अब उस बचपन में मैं क्या है मतलब झूले को मेला में मैं जैसे ही गई तो मैं याद करी कि मैं बचपन में गई थी तो मैं झूले में झूली। लेकिन अभी क्या है, अब आता है एडवांस एडवांस झूला, है ना, ये जिग जैग वाला दुनिया भर का, मतलब ऐसा ऐसा झूला आता है कि आदमी के क्या है, प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, अभी लेटेस्ट वर्जन है झूला का। अब हम लोग जो बचपन में झूला झूले थे वो कैसा था, वो गोल गोल घूमने वाला, या फिर ये आगे पीछे थोड़ा सा होता है और वो छोटा सा रहता है, वैसा वाला। लेकिन अब उसके बाद मैं जिस झूले में झूली ही नहीं हूँ, मैं अब कल्पना कर रही हूँ कि बचपन में भी मैं ऐसी इसी झूले में झूली थी। तो वो यथार्थ है क्या, नहीं, क्योंकि ये झूला तो अभी आया है और बचपन में क्या है, मैं छोटे वाले झूले में झूली थी। तो ये क्या है, मैं केवल कल्पना कर रही हूँ। तो इस तरह की वृत्ति को क्या बोला जाता है, भावित स्मृति। या फिर और जैसे याद करते हैं, ठीक है, मेले में गए हैं तो अभी अब मेले में क्या आता है, मोमोज, चाउमीन और क्या, मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं, है। तो उस समय मेले में था क्या वो सब चीज, नहीं, हम लोग तो बचपन में कुछ दूसरा ही चीज खाए हैं मेले में। लेकिन अब मैं कल्पना कर रही हूँ वापस से कि हमने मेले में ऐसी ऐसी चीजें खाई थी।
तो वो यथार्थ है क्या? नहीं है। मैं क्या कर रही हूँ? केवल कल्पना कर रही हूँ। तो इस स्मृति को बोला जाता है भावित स्मृति। अब उसके बाद दूसरा आता है अभावित स्मृति। तो जिस स्मृति का विषय यथार्थ हो या अकल्पित हो, मतलब कल्पना नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में वो चीजें हुई हैं, तब उस स्मृति को क्या बोला जाता है? अभावित स्मृति कहा जाता है। जैसे कि अब मेले में मैं गई तो मैं क्या देखी? बलून्स को देखी, है ना। तो अब मैं याद करूंगी कि हाँ मैंने इस कलर का बलून खरीदा था, तो वो एक्चुअल में मैंने खरीदी थी, है ना। तो ये वाली वृत्ति क्या हो जाएंगी? हमारी अभावित स्मृति वृत्ति। आया समझ में? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए भावित और अभावित की। भावित मतलब क्या है? हम केवल कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल में वो चीजें हुई ही नहीं है। जैसे कि अब सबने हमने क्या है क्या बोलते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो बचपन में क्या है, मेरे 10th बोर्ड में 80% मार्क्स आए थे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही मैंने कहा कि 10th बोर्ड में मेरे 80% मार्क्स आए थे, आपने कल्पना कर लिया कि अरे मेरा भी तो 80% आया था। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, मतलब हो भी सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है। या तो परसेंट आपका मुझसे ज्यादा रहा होगा या कम रहा होगा। तो आप क्या है, मैंने 80% बोला तो आपने भी कल्पना कर लिया कि मेरा 80% आया था। तो ये क्या है? यथार्थ नहीं है, केवल हम क्या है, कल्पना कर रहे हैं। तब उसको क्या बोलेंगे? भावित स्मृति बोलेंगे। लेकिन मैंने बोला कि 10th में मेरा 80% आया था और आपका सपोज परसेंट आया है 90%, तो मैंने जैसे ही 80% बोला तो आपको याद आ गया कि हाँ मेरा भी तो 90% आया था। तो ये कल्पना है क्या? नहीं है कल्पना, एक्चुअल में आपका तो 90% आया था, है ना। तो इस स्मृति को क्या बोलेंगे हम? अभावित स्मृति। आया समझ में? इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर से। अब देखो ये क्या है? चित्त की वृत्तियां, ठीक। अब चित्त की वृत्तियां हमारे लिए लाभप्रद है क्या? है हमारे लिए लाभप्रद? अगर योग मार्ग में तो पॉजिटिव है तो लाभवत है, क्योंकि क्लिष्ट और अक्लिष्ट बताया है। अब तक ऐसे ओके। समझ में आया है। ये अमी जी आंसर कर रही हैं क्या? ओके, वेरी गुड अमी जी, है ना। तो योग मार्ग में अगर ये साधक हैं, तब मतलब उत्साह बढ़ा रहे हैं, श्रद्धा उत्पन्न कर रहे हैं, तब ये चित्त की वृत्तियां हमारे लिए क्या है? अक्लिष्ट है, कष्ट देने वाली नहीं है। लेकिन यही उसमें अगर बाधा उत्पन्न कर रही हैं तो ये क्या है? हमारी क्लिष्ट वृत्तियां हैं। तो अब एक तरह से जैसा भी देखा जाए तो योग बोला किसको गया है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। मतलब ये चित्त की वृत्तियां नहीं रहनी चाहिए। जब तक ये वृत्तियां रहेंगी तब तक क्या है? हमारे लिए हानि है ना। तो इस अब चित्त की वृत्तियां हैं तो अब इसका भी निरोध करना है। तो ये तो हमारे लिए क्या हो गया है? इसका एग्जिस्टेंस हमारे लिए, मतलब चित्त की वृत्तियां बनी हुई हैं, तब ये हमारे लिए क्या है? नुकसान है ना। हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। तो अब क्या है? इन चित्त की वृत्तियों को अब हमको दूर करना पड़ेगा, है ना। तो इसी कारण से अब नेक्स्ट सूत्र में, अब यहाँ तक योग की कर्तव्यता, योग की कर्तव्यता क्या है? कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। सॉरी, योग की कर्तव्यता मतलब जो योग शास्त्र का आरंभ करते हैं, सॉरी, सेकंड वाला सूत्र ही है ना। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, यही क्या है? हमारा परम कर्तव्य है, ठीक है। और योग के लक्षण, जो चित्त की वृत्तियों का हम लोग निरोध करते हैं, वही सॉरी, जो योग होने के बाद तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, योग हमारा सिद्ध हो जाता है, तब कौन सी अवस्था हमारी रहती है, और चित्त वृत्तियों के लक्षण इत्यादि बतलाए गए हैं। अब महर्षि पतंजलि जी ने केवल, मैंने बताया ना पहले कि दर्शन में केवल प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं बताया गया है, उसके सोल्यूशंस के बारे में भी बताया गया है। तो ये हुआ चित्त की वृत्तियों के लक्षण। अब लक्षण के बाद क्या है? उन वृत्तियों को निरोध करने का उपाय बतलाया गया है। निरोध करने का उपाय क्यों? क्योंकि चित्त की वृत्तियों को का निरोध करना ही क्या है? हमारा योग है। तो अब इन चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का उपाय क्या है? तो इसके संबंध में महर्षि पतंजलि जी 12वें नंबर के सूत्र में कहते हैं क्या? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, ठीक है। तो पहला है हमारा अभ्यास और दूसरा है वैराग्य, और ध्यान का अर्थ होता है दो। ये वर्ड जहां जहां भी आएगा तब आप लोग याद रखेंगे, दो चीजों की बात की गई है, इस कारण से ध्यान शब्द आया है। जैसे कि
आप लोग जब घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका तो इत्यादि सब में क्या है, आसनों के बारे में जब पढ़ेंगे तो किसको किस मेथड से करना है, तब उसमें ये वर्ड बहुत बार यूज हुआ है ना। तो अभ्याम का अर्थ होता है दो, तो अभ्यास और नहीं वैराग्य मैडम, इन दो दो चीजों या के दो से द्वारा। दो से ज्यादा। यस मैडम, दो या दो हाँ से ज्यादा। हाँ ठीक है ना, दो या यस। दो से ज्यादा। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा क्या है, उन चित्त की वृत्तियों का क्या है, निरोध किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बता दिया महर्षि पतंजलि जी ने 12वें नंबर के सूत्र में कि अभ्यास और वैराग्य ये दो हैं, उसके द्वारा हम क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करेंगे। अब बता तो दिया भैया, ठीक है, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरोध करेंगे, तो अभ्यास है क्या, ठीक है। तब इसी के संबंध में जो हमारा 13 नंबर का सूत्र है उसको बतलाया गया है, तत्र स्थित यत्न अभ्यासः। तो तत्र का अर्थ है उन दोनों में से, ठीक है, किन दोनों में से, जो अभ्यास और वैराग्य, ठीक है। स्थितो अर्थात चित्त की स्थिरता के लिए, यत्न अर्थात जो प्रयत्न हम करते हैं वही क्या है, अभ्यास कहलाता है। तो चित्त की स्थिरता के लिए हम जो बार बार कोशिश करते रहते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अभ्यास कहते हैं। जैसे कि अब आप लोगों को सूत्र याद करने के लिए बोल दिए हैं, है ना, तो अब आप लोग कल 20 नंबर का सूत्र याद करके आना है, करके क्या बार बार लिख करके देखेंगे, तो वही क्या कहलाता है, हमारा अभ्यास कहलाता है, उसको याद करने के लिए। अब इसमें हमारा टारगेट क्या हो गया है, हमको सूत्र को याद करना है, लेकिन योग में हमारा टारगेट क्या हो जाता है, चित्त की क्या है, स्थिरता। तो इसी के लिए हम जो बार बार प्रयत्न करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, अभ्यास बोला जाता है। ठीक है, एक लास्ट सूत्र और कर लेते हैं, ये भी अभ्यास से ही रिलेटेड है, फिर उसके बाद आज की कक्षा का समापन। अब उसके बाद अब अभ्यास के दृढ़ होने का प्रकार बतलाते हैं, है ना, कि किस तरह से ये अभ्यास है वो दृढ़ होगा। तो शतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ, सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। तो स का अर्थ वह, ठीक है, संस्कृत में अभ्यास, तो ये हम लोग अभी इस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, अभ्यास के बारे में, है ना। तो वह अभ्यास कैसा होना चाहिए, दीर्घ काल, मतलब बहुत काल तक निरंतर करना है हमको, लंबे समय तक, ठीक है। फिर निरंतर, ठीक है, अर्थात लगातार। दीर्घ काल मतलब क्या है, बहुत काल तक, लंबे समय तक, ठीक है। निरंतर का अर्थ क्या है, लगातार करते रहना है, रुकना नहीं है। फिर सत्कारा सेवितो अर्थात क्या है, आदर पूर्वक सांगोपांग सेवन किया जाने पर, मतलब कैसे करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे, रुकना नहीं है, और आदर पूर्वक करना है। ऐसा नहीं है कि कर रहे हैं तो मन नहीं है, इस तरह का नहीं करना है, आदर पूर्वक करेंगे। तो ऐसा करने पर क्या है, अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। जैसे कि अब अभी आप लोगों को क्या है, सूत्र याद करना है ना। अब 195 सूत्र याद करना है। अब अपने समय में मैं भी 195 सूत्र याद की थी, लेकिन अब तो मैं भूल गई हूँ, है ना। तो उसको अब याद रखने का तरीका क्या है, दीर्घ काल तक, मतलब उसको पढ़ते रहना है, जब तक नहीं हो जाता तब तक क्या है, रुकना नहीं है, लंबे समय तक आपको करते रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद निरंतर या लगातार। अब बोल तो दिए हैं भैया 20 नंबर तक का सूत्र याद करके आना है करके, अब आज किए 20 सूत्र, 4 दिन छोड़ दिए, फिर उसके बाद करके आ रहे हैं, तो ये लगातार हुआ क्या, नहीं हुआ, हमने क्या है उसमें ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद अब आदर पूर्वक, मतलब ये तो बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे करने का मन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, तो ये आदर पूर्वक भाव हुआ क्या, नहीं। लेकिन हम इसी को मतलब अच्छे से, हाँ, कि हमको करना है, हमारे लिए ही है, तो ऐसा आदर पूर्वक क्या है, सांगोपांग सेवन किए जाने पर क्या है, मतलब अच्छे से उसका पालन करने पर ये अभ्यास क्या है, दृढ़ स्थिति वाला हो जाता है। तो अभ्यास को दृढ़ होने का कितना लक्षण बतलाया गया है, 3 लक्षण। इन सब चीजों को आप लोग थोड़ा हाईलाइट करके मतलब अच्छे से पॉइंट वाइज करके लिखते जाइएगा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, दीर्घकाल, नैरंतर्य अर्थात निरंतर, और सत्कार सेवितो अर्थात आदर पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। ऐसा करने पर अभ्यास क्या है, दृढ़ स्थिति वाला होता है। तो आज की कक्षा यहीं तक।
ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जो हमारा पहला नंबर का सूत्र है, तो उसमें बोल रहे हैं हम योग विषय का आरंभ करते हैं। फिर दूसरे नंबर के सूत्र में क्या बताया गया, चलिए बतलाइए आप लोग भी। दूसरे नंबर के सूत्र योग में की क्या बोला परिभाषा, गया है? योग यस, की वेरी गुड। परिभाषा। हाँ ठीक है, अब योग की परिभाषा दे दी गई, तो उसके बाद तीसरे नंबर के सूत्र में क्या बतलाया गया है? स्वरूप की स्थिति, क्या होता है स्वरूप योग? और स्थिति। योग जब करने, चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है तब वह की स्थिति बताए। ओके वेरी गुड हेमलता, क्या होती है उसकी स्थिति, क्या बोलते हैं उसको, सूत्र बतलाइए। तदा तदा दृष्टि दृष्टि स्वरूपे व स्वरूप स्थानम। मतलब अपने आप में स्थित हो जाना, या ऐसा है। अपने स्वरूप में अपने स्थित स्वरूप हो में। जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर के सूत्र में क्या बतलाया गया है? जब अगर चित्त ऐसा नहीं है तो वृत्तियों के कैसा अनुसार एक एक स्वरूप करके होता है। एक मिनट अमी मैम, हाँ बताइए अमी Yes, मैम, ma'am. आप बताइए फोर्थ नंबर के अगर सूत्र में क्या बोला गया? अगर वो अपने मूल स्वरूप में नहीं है तो क्या स्थिति है हाँ। वो बताई गई है मैम। यस, मतलब जब चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है तब दृष्टा की स्थिति क्या होगी, तो क्या होती है उस समय उसकी स्थिति, बोलिए। सारूप्यम इतरत्र। ओके, हाँ एक एक करके बताएंगे, है ना, जिनसे पूछ रही हूँ उनसे। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तो बताइए पिंटू, आप बताइए कि वृत्ति सारूप्यम इतरत्र का मतलब क्या होता है? बोलो ना जी, ऐसे में फिर बाकी सब लोगों को एक साथ बोलने बोलूंगी, है ना। चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हो जाता तब दृष्टा अपने चित्त की वृत्तियों की अनुरूप में स्वरूप में समझता रहता है, अपने स्वरूप में हाँ समझता ठीक है, रहता है। मतलब जैसे जैसी वृत्तियां रहती है वैसी उसका स्वरूप रहता है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र मतलब जब दृष्टा अपने स्वरूप में नहीं रहता तो वृत्तियों के स्वरूप मतलब जैसी वृत्तियां चलती रहती हैं वैसी उसका स्वरूप रहता है। अब बता दिए यहाँ पर कि चित्त भी वृत्तियों के बारे में, है ना। तो अब पांचवें नंबर के सूत्र में क्या बतलाया गया है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वृत्ति, वृत्ति बताइए तो क्या बोला? उसके सिर्फ दो टाइप बताए। सब लोग बोलेंगे, है ना। वृत्ति कितने प्रकार की बताई गई है? पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। क्लिष्ट, ठीक है, मतलब क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेदों वाली 5 प्रकार की हैं। अब उसके बाद छठवें नंबर के सूत्र में क्या बतलाया गया है? वृत्ति के टाइप्स पांच वृत्ति के बताए नाम। यस वेरी गुड, है ना। कौन कौन से हैं वृत्ति के टाइप्स? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, क्षय। स्मृति, है ना। बाकी लोगों को भी बोलने का मौका मिल रहा है, अगर बोल नहीं पाते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, इससे क्या है हमको याद होता है, यही रिवीजन हो जाएगा तो बाद में और घर जाके मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अब उसके बाद पांचवें नंबर तक के सूत्र में बता दिए कि 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। छठवें में बता दिया गया है कि 5 प्रकार के मतलब पांचों के क्या है नाम है। अब छठवें से लेकर के 11वें तक में, मतलब अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। यस 6वें से मैम। लेकर के 11वें तक में क्या है, एक एक वृत्ति के बारे में बताया गया है। तो सॉरी 7वें से लेकर के 11वें तक, है ना। 6वें में तो उसका नाम बता दिया गया है, तो 7वें में किसके बारे में बताया गया है? प्रमाण। प्रमाण वृत्ति। हाँ प्रमाण, ठीक है। फिर उसके बाद 8वें में, विपर्य, 9वें में, विकल्प, हाँ ठीक है। और उसके बाद क्या निद्रा, बोलते हैं, निद्रा। एक मिनट, एनाटॉमी की क्लास है क्या? क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। आप नहीं लोग मैम, नहीं मैम, नहीं है आज नहीं है मैम, एनाटॉमी की क्लास नहीं है आज मैम, आज वेडनेसडे। मैम ने बोला वेडनेसडे और सैटरडे नहीं रहेगी। अच्छा ओके ठीक है ना। पर भी अब आप लोग रिवाइज करके आएंगे। अच्छा ठीक है, इसको जो कर रहे थे उसको कर लेते हैं। 7वें नंबर से लेकर के 11वें नंबर तक में क्या है, चित्त की वृत्तियों का टाइप बतलाया गया है, ठीक है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, इन पांचों में। अब उसके बाद इन चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय बतलाया गया है 12वें नंबर के सूत्र में, ठीक है। और फिर उसके बाद 12वें में क्या है, अभ्यास और वैराग्य के बारे में बोला हाँ गया है। 12 में अभ्यास हो गया। हाँ ठीक है। अब अभ्यास। उसके बाद हाँ अभ्यास और वैराग्य के बारे में बता दिया गया। फिर अब 13 और 14 नंबर का सूत्र है, उसमें अभ्यास के बारे में बोला गया है। तो इस तरह से हुआ हमारा 14 तक का सूत्र कंप्लीट। आज की कक्षा यहीं तक।
रुपेंद्र साहू जी, आज आप क्लोजिंग प्रेयर है वो करा दीजिए।